हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग सीटेट के लिए क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, वो स्टार्ट कर चुके हैं। और ये आज का क्लास जो है क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। और बाकी चैप्टर का जो है आपका क्लास 1 क्लास 2 करके जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपको जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, यहाँ पे है पहला टॉपिक पॉइंट आपका कि कुछ लोग शासक कैसे बने। जैसे कि 50 वर्षों से हम जो है, यानी अभी जो है 50 वर्ष से हम लोग शासक कैसे चुनते हैं, तो मतदान के द्वारा चुनते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग नरेंद्र मोदी चुनते हैं को चुने। ठीक है, किसके द्वारा चुने? मतदान के द्वारा चुने। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कि ये जो अभी अलग अलग मतलब कि विधायक का चुनाव कैसे हो रहा है, तो ये आपका चुनाव के द्वारा होता है। लेकिन बहुत पहले क्या होता था ना कि शासक कैसे बनते थे। तो क्लास 4 में, ये अध्याय 4 में जो है हम लोग ये देखे थे कि राजा जो है सभ्यता जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। यानी राजा जो है ये भी लोगों द्वारा चुने जाते थे। कुछ राजा, यहाँ पे कुछ राजा का बात कर रहा। लेकिन यही चीज़, ठीक है, 3,000 साल पहले क्या होता था कि राजा बनाने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। और कुछ लोग जो है बड़े बड़े, यानी कुछ लोग लोग क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजित करते थे। और फिर आयोजित कर राजा के रूप में जो है प्रतिष्ठित हो जाते थे, यानी राजा बन जाते थे बड़े बड़े यज्ञ करके। तो इसमें से एक यज्ञ के बारे में हम लोग भी सुने हैं, जो कि और रामायण में शायद हम लोग देखे भी हैं, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें जो है प्रभु राम जो है यज्ञ कर किए थे और अपने घोड़े को विचरण के लिए छोड़ दिए थे। और वो जो है जितना ज़्यादा मतलब जिस ज़मीन पे वो मतलब कि विचरण करता है ना, तो वो ज़मीन उसकी हो जाती है, क्योंकि वो मतलब घोड़ा को वही लोग राजा, वही लोग उसको रोक सकता है जो कि उस राजा से ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर उसके साथ उसके युद्ध करना पड़ता था। तो जैसे कि आपने रामायण में देखा कि राजा प्रभु श्री राम का जो पुत्र थे लौकुश, उन्होंने वो घोड़ा को रोका था और फिर उसने जो है युद्ध के लिए जो है ललकारा था प्रभु राम को। ठीक है, तो जस्ट ऐसे ही जो है हमें पहले भी देखने को मिलता था। ठीक है, तो इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और ये यज्ञ जो है विशिष्ट पुरोहित द्वारा जो है संपन्न किया जाता था। तो इसके लिए जो है उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। यानी जो जो राजा लोग थे, जिसके जिसके ज़मीन पे वो अश्वमेध मतलब जो घोड़े विचरण करते थे, उसके बाद जब वो यज्ञ होता था ना, तो वो सारे राजा को आमंत्रित किया जाता था। और ये जब राजा लोग आते थे तो उनके लिए उपहार से सम्मानित किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा जो रहता था वो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। इसलिए उसके साथ जो है उस और उसके घोड़े को मतलब रोकने की साहस किसी को नहीं होता था। तो यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था और उसे जो है राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। देखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा कि बाघ की खाल से एक विशेष स्थान पर बैठाया जाता था। तो युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि युद्ध क्षेत्र में राजा का मतलब सहचर कौन होता है। तो राजा का जो सारथी होता है ना, वो उसका सहचर होता है। और यज्ञ के अवसर पर जब यज्ञ होता है ना, तो राजा का जो गुणगान कौन गाता है, ठीक है, कि राजा जो है इस तरीके से विजय पाए, इस तरीके से युद्ध किए, उसके गुणों का व्याख्यान कौन करता है। तो राजा के सगी संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने तथा अन्य गुणों का गान करता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम बताएं कि उनके गुणों का, यानी उनके युद्धों के बारे में कौन व्याख्यान करता है, तो ये भी जो रहता है उसकी सारथी होता है, क्योंकि उसको सारथी ही सब चीज़ जो है बहुत ही नज़दीक से देखा युद्ध करते हुए। ठीक है, तो इसलिए वही जो है गुणगान करता है। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब अनुष्ठान होता था, तो राजा के जितने भी सगे संबंधी होते हैं, रानियाँ होते हैं, उनके जितने भी पुत्र होते हैं, तो वो पुत्रों को भी जो है छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम जो है, यानी जितने राजा लोग आते थे ना, वो सब क्या कहते थे, बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखते थे। जैसे कि अभी हमारे घर में भी पूजा पाठ होता है, तो जब मेहमान लोग आते हैं वो क्या करते हैं, बैठ के सिर्फ देखते हैं। और पूजा जो है जो घर के सदस्य होते हैं वही लोग करते थे। तो अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम जो है सिर्फ बैठकर देखना रहता था। तो राजा के ऊपर
पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था और विश्य अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, उपहार कौन लाता है? ठीक है, तो विश्य जिसको हम लोग वैश्य कहते हैं, ये समान लोग होता था, ये भी आपको उपहार लेके आते थे और जिन्हें पुरोहित जो है शुद्ध मानते थे उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल। यहाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किन्हीं जो है अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था, तो जो शूद्र लोग होते थे ना उन्हें जो है अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ण के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वर्ण क्या होता है। देखिए इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ जो है रचा गया था, जिसमें ऋग्वेद के बाद रचने वाले रची होने के कारण जो है इसको हम लोग उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो है कि कौन कौन आता है, तो जैसे कि सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है तथा अन्य ग्रंथ जो है शामिल है। जैसे आपको भी पता है कि वेद कितना होता है, 4 वेद होता है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद होती है। तो ऋग्वेद के बाद ये जो है रचे होने के कारण इसको हम लोग उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन सा है, तो सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थवेद है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है और इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए इसी ग्रंथ में जो है ना यज्ञ और अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, उसकी विधि के बारे में बताया गया है और उस सामाजिक जो नियम होते हैं ना उसके बारे में भी व्याख्यान की गई है। तो उस समय समाज में जो है कई समूह होते थे। समूह होने के मतलब कि जैसे कि कोई व्यापारी होते हैं, कोई पशुपालक होते हैं, कोई कृषक होते हैं, कोई योद्धा होते हैं, कोई श्रमिक होते हैं, कोई मछली पालने वाला होता है। तो जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ पुरोहित और योद्धा जो है वैभवशाली, मतलब ये बहुत ही धन से मतलब कि वैभवशाली थे, तो वैसे ही कुछ कृषक और व्यापारी भी जो थे ना वो धनवान थे। तो दूसरे और पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रह निर्धन थे। और देखिए कौन लोग इसमें गरीब थे, तो जैसे कि पशुपालक हो गया, शिल्पकार था, श्रमिक था, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, ये लोग जो है गरीब थे। तो पुरोहित ने लोगों को, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पुरोहित जो है ना ये लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य जो है निर्धारित किया है, यानी कार्य के अनुसार जो है यहाँ पे लोगों का विभाजन किया गया है। जैसे ब्राह्मण जो रहता था, पहला वर्ण ब्राह्मण था, उनका काम जो है वेदों का अध्ययन और अध्यापन था और ये करना था, और जिनके लिए जो है उन्हें उपहार भी मिलता था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए ठीक है ना, कि किसके अनुसार जो है यहाँ पे विभाजित किया गया है। तो वर्ण मतलब क्या हुआ, वर्ण मतलब कि उनके वर्णों यहाँ पे देखिए उसके काम के ई पेज जो है यहाँ पे लोगों को विभाजित किया गया है। जैसे कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का काम क्या था, अनुष्ठान करना, ठीक है, पूजा करना, यही सब था। दूसरा स्थान जो था वो शासकों का था, जिसमें क्षेत्रीय लोग आते हैं और उसका काम क्या रहता था, युद्ध करना रहता था, लोगों की रक्षा करना रहता था। तीसरा जो था ना ये विश्य या वैश्य थे, और इसमें जैसे कृषक थे, पशुपालक और व्यापारी लोग आते थे। और क्षेत्र और वैश्य जो रहते थे ना, ये दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार जो है इन्हें प्राप्त था। ठीक है, और वर्णों में अंतिम स्थान जो था वो शूद्र का था। और ये जो शूद्र लोग जो थे ना, ये जो तीनों वर्ण जो था ना, इनकी ये लोग सेवा करते थे और इन्हें जो है अनुष्ठान में शामिल होने का अधिकार नहीं था। और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि महिला तथा शूद्र इन दोनों को है दोनों को जो है अधिकार नहीं था अनुष्ठान में। ठीक है, वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वेदों के अध्ययन का अधिकार किन्हें नहीं था, तो महिला और शूद्र ये दोनों को नहीं था। ठीक है, तो 4 वर्गों में विभाजित जो होता है उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं, और ये जो वर्ण होता है उसके काम के अनुसार जो है यहाँ पे विभाजित की जाती है। ठीक है, यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। तो पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जो होता है ना वो जन्म के आधार पर ही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होता है। ठीक है, जिसके अभी भी हम लोग भी देख रहे हैं कि जो आपका आदिवासी जो बच्चे जो उनके घर में जन्म लेते हैं वो आदिवासी कहलाते हैं, जो
मतलब राजपूत के यहाँ जन्म लेते वो राजपूत कहलाते हैं। तो ठीक इस तरीके पहले से भी ये होता चला आ रहा है। ठीक है। तो अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो है शामिल थे, और साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों का दफनाने या जलाने का काम भी करते थे। तो इन्हें इन लोगों में से संपर्क जो है अपवित्र माना जाता था। ठीक है, जैसे कि अनटचेबिलिटी हम लोग जो पहले देखते आ रहे, जो छुआछूत जो होता था ना, तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि किन लोगों को जो है अपवित्र माना जाता था। तो कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, और कुछ राजा जो है स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, और कुछ लोग जो है जन्म के आधार पर जो है वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, और इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, और कई लोग तो छुआछूत की आलोचना की। और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अभी भी हर किसी का विज़न एक जैसा नहीं है, हर किसी का सोच एक जैसा नहीं है। बहुत कोई जो है अभी भी जाति आधार पर भेदभाव करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कोई जाति को नहीं मानते हैं। ठीक है, बहुत कोई कहते हैं मुस्लिम का नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसा नहीं सोचते हैं। तो तो ये सब चीज़ जो है पहले भी लोग जो है इसके अगेंस्ट पे थे, और उसमें जो है कभी अम, जैसे धन को भी लेकर जो है जो अधिक अमीर होते थे वो गरीब लोगों के साथ जो है भेदभाव किया करते थे। तो उस वो लोग भी इसका जो है आलोचना करते थे, यानी उस समय भी इसकी आलोचना की जाती थी। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। तो डियर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जनपद। ठीक है, तो देखिए एक ही क्लास में जो है सारा चीज़ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हमारा जो है कंपटीशन पॉइंट से बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।